जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आप सभी का रिपब्लिकन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की मिट्टियों के बारे में। मिट्टी किसे कहते हैं, मिट्टी को किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है और मिट्टी कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि मिट्टी को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकरण के आधार क्या हैं, मिट्टी कितने प्रकार की होती है और कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, इन सभी का अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे और इसे मैप के माध्यम से भी देखेंगे कि कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं मृदा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये शब्द कहाँ से आया, यानी कि सॉइल शब्द कहाँ से आया। तो दोस्तों मृदा शब्द जो है वो अंग्रेजी के सॉइल शब्द से बना है और सॉइल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। और दोस्तों अब बात करें परिभाषा की, तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, माध्यम और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा कहते हैं। अर्थात दोस्तों पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है जिसमें पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोत के रूप में पोषक तत्व, जल एवं अन्य खनिज लवण प्रदान होते हैं यानी उपलब्ध होते हैं, उसे ही मिट्टी कहते हैं। यानी कि मिट्टी क्या है, तो मिट्टी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल, गैसेस, लिक्विड्स एंड ऑर्गेनिज्म दैट टुगेदर सपोर्ट लाइफ। यानी कि मिट्टी एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है, मिनरल्स का, गैसेस का, लिक्विड्स का और ऑर्गेनिज्म का, जो जीवन को सपोर्ट करते हैं, उसे ही मृदा कहते हैं। तो हमने जाना मिट्टी क्या है। और दोस्तों जो मिट्टी का अध्ययन होता है उसे मृदा विज्ञान कहते हैं, यानी कि पैडोलॉजी की परिभाषा अगर एक अच्छी परिभाषा देखें तो मृदा विज्ञान भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें मृदा के निर्माण, उसकी विशेषताओं एवं धरातल पर उसके वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे ही पैडोलॉजी यानी कि मृदा विज्ञान कहते हैं। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा मृदा यानी कि सॉइल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो दोस्तों सॉइल शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है फर्श यानी कि फ्लोर। और दोस्तों इसकी परिभाषा हमने देखा, जो पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व, जल और अन्य खनिज लवण प्रदान कराती है, उसे ही मिट्टी कहते हैं। और दोस्तों फिर हमने देखा कि मृदा विज्ञान यानी कि पैडोलॉजी क्या है। तो पैडोलॉजी भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें मृदा के निर्माण, उसकी विशेषताओं एवं धरातल पर उसके वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे ही मृदा विज्ञान यानी कि पैडोलॉजी कहते हैं। अब बात करें दोस्तों मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो दोस्तों मिट्टी के निर्माण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो मिट्टी के निर्माण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो पैतृक सेल हैं, जलवायु है, वनस्पति है, भूमिगत जल है और सूक्ष्म जीव। ये 5 प्रकार के कारक हैं जो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से, ऑर्गेनिज्म, टोपोग्राफी, टाइम, क्लाइमेट और पेरेंट मटेरियल। तो उसमें से सबसे पहले हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं कि कौन क्या है। तो जो पैतृक सेल है दोस्तों, ये मिट्टी के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों यह मिट्टी के एक बड़े भूभाग का निर्माण करती है, यानी दोस्तों मिट्टी का अधिकतर जो भाग होता है उसी के द्वारा निर्माण होता है। जो पैतृक सेल हैं दोस्तों वो चट्टानों के अपक्षय के क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। जो पैतृक सेल का निर्माण होता है वो चट्टानों के अपक्षय के क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। अर्थात दोस्तों चट्टानों के टूटने यानी अपक्षय होने से इनका निर्माण होता है। और पैतृक सेल से आधारभूत खनिज और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। पैतृक सेल से क्या प्राप्त होता है दोस्तों, आधारभूत खनिज और क्या प्राप्त होता है दोस्तों, पोषक तत्व। तो पैतृक सेल से आधारभूत खनिज और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं।
बात करें नेक्स्ट जलवायु की, तो जलवायु में तापमान और वर्षण को शामिल किया जाता है। किसको? तापमान और वर्षण को। तापमान और वर्षण को कि कहाँ वहाँ का तापमान कितना है, कम है या ज़्यादा है, और वर्षा कितनी मात्रा में हो रही है, ये सब चीज़ें को जलवायु में शामिल किया जाता है और ये भी मिट्टी के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहाँ पर अधिक तापमान होगा वहाँ की मिट्टी की रासायनिक क्रिया तेज होगी, जबकि कम तापमान में, जहाँ पर कम तापमान होगा वहाँ पर मिट्टी की रासायनिक क्रिया कम हो जाती है, अर्थात मिट्टी का विकास बाधित हो जाता है। मिट्टी में सूक्ष्म जीव और जीवाणु अर्थात जीवाणु और कवक पाए जाते हैं। तापमान के बहुत अधिक अथवा बहुत कम होने की स्थिति में सूक्ष्म जैविक क्रिया प्रभावित होती है। सम तापमान होने पर जो कम तापमान होगा उस पर जो क्रिया होगी वो कम होगी और अधिक तापमान पर अधिक क्रिया होगी। अब बात करें वनस्पति की, तो वनस्पति जो होते हैं दोस्तों, वनस्पतियाँ जो होती हैं वो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा का निर्धारण करती हैं। वनस्पति से क्या होता है? ह्यूमस का निर्धारण होता है। ह्यूमस क्या है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। वनस्पति जो होते हैं मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा का निर्धारण वनस्पति से होता है। वनस्पति अर्थात दोस्तों जो पेड़ पौधे, जीव जंतु अन्य हैं, इनके सड़ने गलने से ही ह्यूमस का निर्माण होता है। तो जितनी अधिक मात्रा में वनस्पति पाए जाएंगे उतनी ही अधिक मात्रा में ह्यूमस उसमें होगा। तो मृदा में विद्यमान विघटित जैविक पदार्थ जिसकी उत्पत्ति वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं के सड़ने गलने से होती है, इस प्रकार मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियों का कारण ही यहाँ मिट्टी में अधिक ह्यूमस पाया जाता है। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं दोस्तों, वहाँ पर पेड़ पौधे जंगल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से वनस्पति यानी कि वो पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं और जो जीव जंतु होते हैं वो सड़ते गलते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप वहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब बात करें भूमिगत जल की, तो भूमिगत जल जैसे कि आप लोग जानते हैं जल मृदा का एक मुख्य घटक है और जल की मात्रा का प्रभाव मृदा की उर्वरता पर बढ़ता है। अधिक मात्रा में जल होगा तो उर्वरता भी अधिक होगी और वहाँ पर रासायनिक तत्व भी प्रभावित होंगे इससे। तो इस प्रकार से भूमिगत जल भी मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार से दोस्तों सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव मृदा में वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेषों को सड़ा गलाकर वियोजित कर देते हैं, अर्थात उसे डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज करके खनिजों एवं जैविक पदार्थों को अलग अलग करते हैं और मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा का निर्धारण करते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये क्या करते हैं, वनस्पति और जीवों को, जो मृत जीव होते हैं उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं और वो जब सड़ गल जाते हैं ये सूक्ष्म जीव ही उन्हें सड़ाते गलाते हैं और उनके सड़ने गलने के बाद जो ह्यूमस बनता है वह उस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार से हमने सबको देखा है। पैतृक सेल वेस्ट सेल होती हैं जो मिट्टी में आधारभूत खनिज और पोषक तत्व की उपलब्धता कराती हैं। जलवायु में तापमान और वर्षण को शामिल किया जाता है, जिससे अधिक तापमान होगा तो रासायनिक क्रियाएं तेज होंगी, तो वहाँ पर जो ह्यूमस की मात्रा होगी अर्थात पौधों की जो वनस्पतियों की सड़ने गलने की मात्रा होगी वो अधिक तापमान में अधिक होगी और कम तापमान में कम होगी। तो ये भी मिट्टी के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी प्रकार से वनस्पतियाँ जो होती हैं वो वनस्पतियाँ ही सड़ गल कर ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाती हैं। जितनी अधिक वनस्पतियाँ होंगी जैसे कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ, अन्य सभी चीज़ें वो सड़ गल कर ह्यूमस की मात्रा का मिट्टी में निर्धारण करती हैं। उसी प्रकार से दोस्तों जल एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में है मिट्टी के। जल की मात्रा होगी और रासायनिक क्रियाएं होंगी और ह्यूमस की मात्रा का निर्धारण भी इसी के माध्यम से होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं जल जहाँ पर होता है, जल मिला दो और किसी पत्ती में तो वो बहुत जल्दी सड़ जाती हैं।
तो उसके बाद इसी प्रकार से सूक्ष्म जीवों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, जो चीज़ें हैं, वनस्पतियां हैं या जीव जंतु हैं, उनको सड़ा गलाकर ह्यूमस की मात्रा का निर्धारण करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट की, तो मृदा यानी कि मिट्टी मुख्य रूप से 5 तत्वों से मिलकर बनी है। कितने तत्वों से? 5 तत्वों से मिलकर बनी है, जिनमें है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ की मात्रा 40 से 45% होती है। और दोस्तों जो ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनकी मात्रा 5 से 10% होती है। और दोस्तों मृदा जल जो होता है वो 25% होता है, और मृदा वायु जो होती है वो भी 25% होती है। और इसमें सूक्ष्म जीव जैसे कि कवक और जीवाणु भी उपस्थित होते हैं। उसे हम एक चार्ट के माध्यम से, जैसे कि मिनरल्स जो होते हैं 45, एयर 25, विंड वाटर जो होता है वो 25, और ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो होते हैं 5 to 10%। अब बात करें नेक्स्ट की, तो दोस्तों नेक्स्ट है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका यानी कि सॉइल प्रोफाइल किसे कहते हैं? तो दोस्तों सॉइल प्रोफाइल जो होती है वो किसी मृदा की सतह से लेकर उसकी मूल चट्टान तक के मृदा स्तरों का एक ऊर्ध्वाधर खंड मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने से उन्हीं से होता है, चट्टानों से होता है। तो चट्टानों के ऊपर जो बारीक कण जम जाते हैं उसे ही मिट्टी कहते हैं। तो चट्टानों के ऊपर जमी हुई जो परत होती है उसे ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। और ये परतें कई परतों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला संस्तर, दूसरा संस्तर, तीसरा संस्तर और चौथा संस्तर। तो दोस्तों मृदा परिच्छेदिका को मुख्य रूप से 4 संस्तरों में विभाजित किया जाता है। 4 संस्तरों में सबसे जो ऊपरी परत होती है वह अधिक उपजाऊ होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। और दोस्तों जो पौधों की जड़ें होती हैं वो पहले संस्तर में ही फैली होती हैं। तो पहला संस्तर ये हो गया हमारा, जिसे ऊपरी सतह भी कहते हैं। दूसरा संस्तर बी संस्तर है जिसे अमृदा भी कहते हैं। तीसरा संस्तर सी संस्तर है जिसमें आंशिक रूप से अवक्रमित चट्टानें होती हैं। दोस्तों इसी का अर्थ ये है कि जो चट्टानों से टूटकर मृदा बनने की प्रक्रिया है उसे इसमें हम देख सकते हैं। इसलिए अर्थात दोस्तों ना पूर्ण रूप से मृदा बन पाती है और ना ही ये चट्टान रहती है। इन दोनों के मध्य की क्रिया है जो संस्तर सी है। अब बात करें दोस्तों नेक्स्ट की, तो ये संस्तर डी यानी कि इसको अगर हिंदी में बात करें तो का संस्तर, खा संस्तर, गा संस्तर और ये घा संस्तर। और जो दोस्तों डी संस्तर होता है ये मूल चट्टानें होती हैं जिनसे मृदा का निर्माण होता है, परंतु ये ना तो मृदा होती हैं ना तो ये टूटी हुई होती हैं, ये पूर्ण रूप से चट्टान होती हैं। अब बात करें नेक्स्ट की दोस्तों, तो नेक्स्ट है हमारा ह्यूमस, जिसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग इस वीडियो में बार बार आने वाला है। तो दोस्तों इसे हम अच्छे समझ लेते हैं। ह्यूमस क्या है? तो ह्यूमस दोस्तों मृदा में वनस्पतियों और जीवों के सड़े गले अवशेष को, जैविक पदार्थों को ह्यूमस कहते हैं। अर्थात दोस्तों जो मृदा में वनस्पतियों और जीवों के सड़े गले अवशेष होते हैं उन्हीं को ह्यूमस कहते हैं, अर्थात जैविक पदार्थ। जैसे पेड़ों से टूटकर पत्तियां या जीव जंतु अन्य इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं जो सड़ती हैं, गलती हैं, डिकम्पोज होती हैं, वो सारी चीज़ें जब सतह पर आती हैं और डिकम्पोज होकर मृदा में मिल जाती हैं तो उसे ही ह्यूमस कहते हैं। तो दोस्तों ह्यूमस के निर्माण में कवक और जीवाणुओं की भूमिका होती है। ये दोस्तों कवक और जीवाणु ही डिकम्पोज करते हैं कोई भी मटेरियल होता है, चाहे वो पत्तियाँ हों, घास फूस हो, चाहे वो जीव जंतु हों। मरने के बाद उन्हें डिकम्पोज करने का कार्य कवक और जीवाणु ही करते हैं। इसी वजह से ये ह्यूमस के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करें दोस्तों जो मिट्टी थी उसे प्राचीन समय में उसे 2 भागों में सिर्फ विभाजित किया गया था, एक उपजाऊ और दूसरी अनउपजाऊ। जो उपजाऊ मिट्टी होती थी उसे उर्वरा मिट्टी कहते थे, जो अनउपजाऊ होती थी उसे ऊसर कहते थे। अब बात करें दोस्तों वर्तमान समय में इसे
कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों इसे वर्तमान समय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारतीय मृदा को यानी कि भारतीय मिट्टियों को कुल 8 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में दोस्तों? 8 वर्गों में इसे विभाजित किया है। और इसके विभाजन का जो आधार है वो उत्पत्ति यानी कि उनकी उत्पत्ति कैसी हुई है और उनका रंग कैसा है और उनके संयोजन और अवस्थिति, वो कहाँ पर पाई जाती हैं, उनकी अवस्थिति क्या है। इन्हीं के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो 8 वर्गों में मिट्टी को बांटा गया है, जिनमें से हैं जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी एवं पीली मिट्टी, यानी कि जो लाल से ही पीली मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट या जैविक मिट्टी। तो दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा इसे 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब हम इन मिट्टियों को एक एक करके समझते हैं और फिर उसके बाद इसे मैप में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। और दोस्तों ये जो भारत में पाई जाती है वो भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। कहीं कहीं पर ये 40 या 45% भी दिया जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं इसे एग्जैक्ट पता लगाना एक बहुत ही जटिल काम है, इस वजह से इसे कहीं कहीं पर 40 और 45 भी दे दिया जाता है। तो आप इसे याद रखना, 40 के आसपास जो डाटा दिया हो वही सही है। और दोस्तों अगर बात करें ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों इसके जो क्षेत्र है वो उत्तर का विशाल मैदान है, यानी कि ये नदियों के आसपास जो गंगा नदी और यमुना नदी का दोआब है और इसी के बीच में जो उत्तर का विशाल मैदान है और तटवर्ती मैदान यानी कि जो नदियों के किनारे हैं वहाँ पर इस मिट्टी को पाया जाता है। इस मिट्टी की मात्रा वहाँ पर पाई जाती है। और दोस्तों नदी की घाटियों एवं डेल्टाई भाग में पाई जाती है। और दोस्तों ये एक अक्षेत्रीय मिट्टी है, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है। ये पहाड़ी क्षेत्रों से नदियों के द्वारा धीरे धीरे एक लंबे समय में बहाकर आती है, इस वजह से एक अक्षेत्रीय मिट्टी है। और जाहिर सी बात है अगर ये नदियों के द्वारा बहाकर आती है तो ये नदियों के आसपास के क्षेत्र में ही पाई जाएगी। और तो दोस्तों ये जो उत्तर का विशाल मैदान है ये नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के माध्यम से हुआ है इसका विकास, इस वजह से ये उत्तर के विशाल मैदान में पाई जाएगी और तटवर्ती मैदान में पाई जाएगी, यानी कि नदियों के किनारे और नदी घाटियों और डेल्टाई भाग में भी इसकी मात्रा पाई जाएगी। अब बात करें दोस्तों इस मिट्टी के निर्माण की, तो इस मिट्टी का निर्माण, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट यानी कि सेडिमेंट के निक्षेपण से हुआ है। अर्थात दोस्तों जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी या निक्षेप जो होते हैं, तलछट जो होते हैं, मिट्टियाँ होती हैं, उनके जमाव से हुआ है। अब बात करें दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा जाता है। जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला खादर जिसे नवीन जलोढ़ भी कहते हैं और दूसरा बांगर जिसे प्राचीन कहते हैं। अब दोस्तों यहीं से स्पष्ट है खादर यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी जो नदियों द्वारा बहुत पहले लाई गई है मिट्टी, उसे बांगर कहेंगे। और जो नदियों द्वारा अभी हाल ही के समय में नई जो मिट्टी है नदियों के द्वारा लाई गई और जमा हुई है उसे खादर कहेंगे। और दोस्तों खादर बहुत ही उपजाऊ होगी क्योंकि ये नवीन जलोढ़ मृदा है और इसमें मिनरल्स अधिक मात्रा में होंगे, इस वजह से अधिक उपजाऊ होगी बांगर की अपेक्षा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है और किस चीज़ की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है। तो दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। क्या होती है दोस्तों? इनकी कमी होती है। और चूना और पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो क्या क्या पाया जाता है दोस्तों?
चूना और पोटास की पर्याप्त मात्रा होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। दोस्तों आप टेंशन मत लीजिएगा, अभी हम वीडियो के अंत में सारी मिट्टियों को एक साथ अध्ययन करेंगे और सब में देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि किसमें क्या कमी पाई जाती है और किसमें क्या अधिक या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो इसे ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना। जलोढ़ मृदा की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। चूना और पोटाश पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट मिट्टी की बात करें तो नेक्स्ट मिट्टी है दोस्तों काली मिट्टी। काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को ही काली कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसमें कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ये काली कपासी के मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसका जो क्षेत्र है वो यह मिट्टी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, उत्तरी आंध्र प्रदेश और उत्तर पश्चिम तमिलनाडु एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं। तो दोस्तों इस मिट्टी का जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम तमिलनाडु एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। और दोस्तों इस मिट्टी के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो हुआ है बेसाल्ट प्रधान लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी याद रखना कि इसका निर्माण जो हुआ है बेसाल्ट प्रधान लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है। और दोस्तों बात करें इसमें किसकी अधिकता पाई जाती है तो दोस्तों इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एवं चूने की अधिकता पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। और दोस्तों यह मिट्टी अधिक उपजाऊ एवं अधिक जल धारण क्षमता वाली होती है। अर्थात दोस्तों इस मिट्टी में जल को स्टोर करने की क्षमता अधिक होती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। और बात करें दोस्तों नेक्स्ट मिट्टी की तो नेक्स्ट मिट्टी है हमारी लाल एवं पीली मिट्टी। लाल एवं पीली मिट्टी यानी कि रेड एंड येलो सॉइल। दोस्तों इसका निर्माण ग्रेनाइट अर्थात आग्नेय चट्टान एवं नीस यानी कि रूपांतरित चट्टान के विखंडन से हुआ है। अभी हमने देखा जो काली मिट्टी थी उसका निर्माण बेसाल्ट प्रधान लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ है। और अब लाल मिट्टी यानी कि पीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट यानी कि आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के विखंडन से हुआ है। और दोस्तों यह मिट्टी एक क्षेत्रीय मिट्टी है, इसमें लोहे के ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है और लोहे के ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। और दोस्तों इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ह्यूमस की कमी पाई जाती है। किस किस की कमी? नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और दोस्तों इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज जैसे कि दलहन एवं तिलहन की खेती की जाती है। और दोस्तों यह मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखना कि प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य रूप से पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, तो यह लाल एवं पीली मिट्टी है। तो दोस्तों अब बात करें नेक्स्ट की और कहाँ पर ये पाई जाएगी, तो दोस्तों यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा की अधिकतर भूमि पर पाई जाती है। और दोस्तों यह झारखंड के संथाल परगना एवं छोटे नागपुर पठार पर भी यह मिट्टी पाई जाती है। अब बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी कौन सी मिट्टी दोस्तों? लैटेराइट मिट्टी। और दोस्तों इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो होता है वो आर्द्र एवं शुष्क मौसम के वैकल्पिक रूप से आने के कारण होता है। अर्थात दोस्तों आर्द्र मौसम होगा या शुष्क मौसम होगा, इनमें से किसी न किसी के आने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। और दोस्तों यह मिट्टी जो होती है वो सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी पश्चिमी पर्वत, राजमहल की पहाड़ियों और केरल, कर्नाटक, उड़ीसा के पठारी
छोटा नागपुर के पठार एवं मेघालय के पठार पर पाई जाती है। इसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो दोस्तों केरल राज्य में है। तो लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो वो केरल राज्य में है। और दोस्तों लैटेराइट मिट्टी सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस मिट्टी के लिए अधिक वर्षा वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती है, या अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, हम लोग जानते हैं मेघालय के चेरापूंजी और मासिनराम उधर ही होती है। तो उधर अधिक वर्षा के कारण ही यह मिट्टी उधर अधिक मात्रा में पाई जाएगी। अब बात करें दोस्तों इस मिट्टी में कमी किस चीज़ की पाई जाएगी, तो इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, पोटास एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और दोस्तों चूने की कमी के कारण यह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। क्या दोस्तों, चूना जो होता है वो एक क्षारीय होता है, तो उसकी कमी जब होगी तो यह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। और अम्लीय होने के कारण इसमें चाय की खेती की जाती है। और यह दोस्तों कम उपजाऊ होती है और यह एक क्षेत्रीय मिट्टी है। तो दोस्तों हमें क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है इसमें कि सबसे पहले कि चाय की खेती के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो दोस्तों वह लैटेराइट मिट्टी है। लैटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। और दोस्तों इसमें चूना, पोटास एवं ह्यूमस की कमी होती है। और दोस्तों यह एक क्षेत्रीय मिट्टी है। अब बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट मिट्टी है हमारी पर्वतीय या वनीय मिट्टी। पर्वतीय या वनीय मिट्टी यानी कि माउंटेन सॉइल। और दोस्तों माउंटेन सॉइल यानी कि पर्वतीय मिट्टी है। तो जैसे कि इसका नाम पर्वतीय मिट्टी है, तो ये जाहिर सी बात है पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाएगी, यानी कि पर्वतीय ढालों पर होने के कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है। जाहिर सी बात है वहाँ से दोस्तों ढाल होती है, ढाल से तो बारिश के कारण वो मिट्टी बह जाती है, इस वजह से इसकी परत जो होगी वो बहुत ही पतली होगी। और दोस्तों इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है, परंतु यह मिट्टी जीवाश्म अनअपघटित अनइकम्पोज्ड होते हैं। और दोस्तों ये फलस्वरूप ह्यूमस अम्ल का निर्माण होता है। फलस्वरूप क्या होता है दोस्तों, इसमें ह्यूमस अम्ल का निर्माण होता है एवं यह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। तो अम्लीय मिट्टी लैटेराइट मिट्टी भी थी और ये भी मिट्टी अम्लीय होती है। और इसमें जो अनअपघटित होते हैं जीवाश्म उनकी वजह से अम्लीय होती है। और जो लैटेराइट मिट्टी थी वो चूने की कमी के कारण अम्लीय होती थी। अब बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारा है इस मिट्टी में, इसी मिट्टी से कुछ अन्य प्रावधान भी जान लेते हैं, यानी कि इस मिट्टी की कुछ अन्य विशेषताएं जान लेते हैं। जैसे पर्वतीय या वनीय मिट्टी जो होती है, इस मिट्टी में फास्फोरस, इस मिट्टी में क्या पाया जाता है दोस्तों, फास्फोरस और पोटास एवं चूने की कमी होती है। किस किस की, पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। इसकी उर्वरा शक्ति भी कम होती है। पहाड़ी ढालों पर स्थित होने के कारण इस मिट्टी में बागानी कृषि की जाती है। भारत में चाय, कहवा, मसाले एवं फलों की कृषि इसी मिट्टी में होती है। तो दोस्तों पूछ लेता है क्वेश्चन की कहवा, मसाले एवं फलों की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी है वो कौन सी है, तो दोस्तों वो हो जाएगी हमारी पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी यानी कि माउंटेन सॉइल। ये मिट्टी कहवा, चाय और मसालों एवं फलों की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। यह मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित होती है। मृदा अपरदन का मतलब ये होता है दोस्तों, मृदा का बहाव, मृदा का कटाव। मृदा जैसे कि बारिश होती है तो जल पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान होने की वजह से ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, तो उसी के साथ साथ मिट्टी भी बहकर नीचे चली आती है। इसी प्रक्रिया को मृदा अपरदन भी कहते हैं। और मृदा अपरदन के अन्य भी कारण है जैसे कि हवा, तेज वायु या बारिश या बाढ़ या हिम पिघलन, ये सारे कारण हैं जो मृदा के अपरदन के कारण हैं। उसे हम अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, बस आगे चलते हैं।
तो नेक्स्ट है हमारी मिट्टी जो है वो मरुस्थलीय मिट्टी है। तो मरुस्थलीय मिट्टी जो होती है वास्तव में बलुई मिट्टी है। ये जो मरुस्थलीय मिट्टी है वो कैसी मिट्टी है, वो बालुई मिट्टी है, जिसमें लोहा और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। और यह दोस्तों एक अनुवर मृदा है, यानी कि कम उपजाऊ मृदा है, और यह मिट्टी क्षारीय गुण वाली होती है। यह मिट्टी कैसी होती है, क्षारीय गुण वाली होती है। तो दोस्तों ये पूछ सकता है कि कौन सी मिट्टी क्षारीय गुण वाली है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय मिट्टी जो है वो क्षारीय गुण वाली है। और यह मिट्टी, इस मिट्टी में जो फसलें होती हैं वो मुख्य रूप से मोटे अनाज की फसलें होती हैं, जैसे बाजरा, रागी। दोस्तों ये लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, आप देख लीजिए। इसमें मुख्य रूप से बाजरा, रागी और तिलहन पैदा किए जाते हैं। क्या क्या दोस्तों, ज्वार बाजरा, रागी तथा तिलहन जैसी फसलें इसमें पैदा की जाती हैं। अब बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट मृदा है हमारी लवणीय एवं क्षारीय मृदा। तो दोस्तों लवणीय मृदा, जैसे कि लवण, जाहिर सी बात है इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें नमक की मात्रा अधिक होगी। तो दोस्तों इस मिट्टी को रेह या ऊसर या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि उपनाम क्या क्या हैं। तो दोस्तों लवणीय या क्षारीय मृदा जो है, इसके उपनाम की बात करें तो इसके उपनाम, इसे रेह के नाम से भी जाना जाता है, इसे ऊसर के नाम से भी जाना जाता है, इसे कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसके ये नाम आप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इस मृदा का विकास मुख्य रूप से वैसे क्षेत्रों में होता है जहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है एवं जल निकास की समुचित व्यवस्था का अभाव होता है। यानी दोस्तों यह मृदा उन क्षेत्रों में पाई जाएगी जहाँ पर जो जलवायु होगी वो शुष्क जलवायु होगी और जल निकास की व्यवस्था नहीं होगी या कम होगी। ऐसी स्थिति में कोशिका कर्षण यानी कि कैपिलरी एक्शन की क्रिया द्वारा सोडियम एवं मैग्नीशियम के लवण मृदा के ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। फलस्वरूप मिट्टी में लवण की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। तो दोस्तों क्या होता है, जो मिट्टी शुष्क होती है, शुष्क होने के कारण जल की भी निकासी नहीं होती है, जिसके कारण कैपिलरी यानी कि कोशिका कर्षण एक्शन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व यानी कि लवण मृदा के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, जिसके फलस्वरूप मिट्टी जो होती है वो लवणीय मृदा बन जाती है। और दोस्तों ये मुख्य रूप से समुद्र तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार के समय नमकीन जल के भूमि पर फैल जाने से भी इस मृदा का निर्माण होता है। और दोस्तों इस मृदा में नाइट्रोजन एवं चूने की जो होगी वो कमी पाई जाएगी, नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाएगी। तो दोस्तों इस मिट्टी में किस किस चीज़ की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और चूने की कमी पाई जाती है। और दोस्तों यह एक अंतः क्षेत्रीय मिट्टी है। अंतः क्षेत्रीय का मतलब जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये इसमें पानी की निकासी नहीं होती है और यह मिट्टी शुष्क एवं जलवायु में पाई जाती है, तो यह एक अंतः क्षेत्रीय मिट्टी होती है। और दोस्तों इसका फैलाव जो है ये कहाँ कहाँ पर पाई जाएगी, तो दोस्तों यह मिट्टी दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल तट, समुद्र, सुंदरवन क्षेत्र आदि में पाई जाएगी। और दोस्तों तटीय क्षेत्रों में इस मृदा में नारियल के पेड़ बहुतायत में मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नारियल के पेड़ अधिक मात्रा में किस मिट्टी में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लवणीय मृदा। लवणीय मृदा जो होती है वो समुद्र के किनारे पाई जाती है। आप लोग दोस्तों जानते हैं कि समुद्र का जो पानी होता है वो खारा पानी होता है, अर्थात लवणीय जल होता है, जो समुद्र के किनारे तट पर ज्वार यानी कि
लहरों के माध्यम से आ जाता है, जिसके फलस्वरूप लवणीय मृदा हो जाती है या उसका निर्माण होता है, तो जाहिर सी बात है इस मिट्टी में ये मिट्टी जो होगी वो लवणीय हो जाएगी और इसी मिट्टी में नारियल के पेड़ बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। अब बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट मिट्टी है पीट या जैविक मिट्टी। पीट या जैविक मिट्टी दोस्तों, इसे दलदली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दलदली मिट्टी जो है यह दलदली क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा हो जाने से इसका निर्माण होता है। यह मिट्टी काली, भारी एवं काफ़ी अम्लीय होती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल के अलपुझा जिले और उत्तराखंड के अल्मोड़ा, सुंदरवन डेल्टा एवं अन्य निचली डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। तो दोस्तों यह मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? केरल के कुछ क्षेत्रों में और उत्तराखंड के अल्मोड़ा और सुंदरवन डेल्टा एवं अन्य निचली डेल्टाई क्षेत्रों में इस मिट्टी को पाया जाता है। तो दोस्तों हमने कुल 8 प्रकार की मिट्टियों को इस वीडियो में डिस्कस किया। कुल 8 प्रकार की मिट्टियों को हमने डिस्कस किया। अब हम इन्हें देख लेते हैं एक मैप के माध्यम से कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। कहते हैं जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल को मैप में कि यह मैप में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, यानी इंडिया के किन किन क्षेत्रों में इस मिट्टी को पाया जाएगा। तो दोस्तों एलुवियल सॉइल, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एलुवियल सॉइल है, इसको येलो कलर से डिनोट किया गया है। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी? ये उत्तरी मैदान में, ये जो आप देख पा रहे हैं उत्तरी मैदान में, और ये राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में, और ये तटीय क्षेत्रों में, और दोस्तों ये इस क्षेत्र में भी एलुवियल सॉइल पाई जाएगी। जैसे कि हमने पढ़ा था ये मैदानी क्षेत्रों में और तटीय क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाएगी। तो एलुवियल सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है ये आप देख सकते हैं, उत्तरी भारत का मैदान, और ये गुजरात राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में, और इधर ये तटीय क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ये कुछ असम के क्षेत्रों में पाई जाएगी। अर्थात दोस्तों जहाँ जहाँ पर नदियाँ मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ वहाँ पर इस मिट्टी को पाया जाएगा। अब बात करें नेक्स्ट मिट्टी की, तो नेक्स्ट मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी दोस्तों मध्य बीचों बीच में पाई जाएगी, यानी कि भारत के मध्य भाग में पाई जाएगी। तो मध्य भाग में जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये क्षेत्र, ये ब्लैक सॉइल का क्षेत्र है, ये ब्लैक सॉइल, ये जो आप देख पा रहे हैं ब्लैक सॉइल है। और दोस्तों ये अधिक उपजाऊ भी है और इसे काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्यतः महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, ये दोस्तों महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी गुजरात में, ये गुजरात का कुछ क्षेत्र, ये गुजरात का कुछ क्षेत्र, और दोस्तों पश्चिम मध्य प्रदेश में, ये जो दोस्तों मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश के कुछ पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। और दोस्तों यह कर्नाटक के क्षेत्र में, यहाँ पे कर्नाटक पड़ेगा आपका, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है। और उत्तरी आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम तमिलनाडु में भी यह मिट्टी पाई जाती है। तो ये मिट्टी आपने देखा कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। अब बात करें नेक्स्ट मिट्टी की, तो नेक्स्ट मिट्टी है हमारी रेड, यानी कि रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, इसे लाल या पीली मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों ये जैसे कि येलो कलर से डिनोट की गई है। तो दोस्तों ये कहाँ कहाँ पर पाई जाएगी? जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मैप में, ये इन सभी क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाएगी। तो यह मिट्टी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? तो यह दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रायद्वीप भारत, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें मुख्य रूप से ये पाई जाती है। और दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में कहाँ कहाँ पर? तो दोस्तों ये तमिलनाडु, कर्नाटक, ये जैसे कि तमिलनाडु है, और ये फिर कर्नाटक है, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में यह भूमि पाई जाती है। और दोस्तों ये झारखंड यहाँ पर भी लगता है, तो ये झारखंड के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है। और बात करें दोस्तों ये और कहाँ पाई जाएगी? तो दोस्तों ये छोटा नागपुर के पठार में भी, और झारखंड के संथाल परगना एवं छोटा नागपुर पठार में भी यह मृदा
पाई जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर पाई जाती है मृदा। और दोस्तों यह मृदा कुछ इन क्षेत्रों में भी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर? इन क्षेत्रों में भी पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश और ये नागालैंड और ये मिजोरम त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में भी यह मिट्टी पाई जाती है। अब बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट बात करें हम लैटेराइट मिट्टी की। तो लैटेराइट मिट्टी को पिंक कलर से दिखाया गया है और इसका जो क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट और ये उड़ीसा। तो लेटेराइट मिट्टी नेक्स्ट है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का जो क्षेत्र है वो पिंक कलर से शो किया गया है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये अधिक मात्रा में केरल राज्य में पाई जाएगी और ये जहाँ जहाँ पर अधिक वर्षा होगी वहाँ वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पश्चिमी घाट पर भी अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो यहाँ पर भी ये मिट्टी पाई जाएगी। और दोस्तों ये यहाँ पर भी अधिक मिट्टी कुछ मात्रा में पाई जाएगी। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा चेरापूंजी और मासिन राम में होती है, मेघालय के पठार पे होती है। तो यहाँ पर भी ये मृदा पाई जाएगी। और दोस्तों कुछ क्षेत्र में इस क्षेत्र में भी ये मृदा पाई जाएगी। और छोटे छोटे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। तो आप मैप में देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर ये मृदा पाई जाएगी। अब बात करें नेक्स्ट मृदा की। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल अर्थात दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि डेजर्ट। तो जहाँ पर डेजर्ट होगा वहीं पर ये मिट्टी पाई जाएगी। तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि डेजर्ट कहाँ पर पाया जाता है भारत में। तो राजस्थान जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है। राजस्थान पूरा जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है यानी मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो ये जो एरिड सॉइल है यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी है वो सीधी सी बात है सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में पाई जाएगी और कुछ थोड़ी मात्रा में इन क्षेत्रों में भी पाई जाएगी, आप जैसा कि मैप में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट बात करें हम नेक्स्ट मिट्टी की, तो नेक्स्ट मिट्टी है माउंटेन मिट्टी, माउंटेन या फॉरेस्ट मिट्टी। तो सीधी सी बात है दोस्तों माउंटेन जहाँ पर पाया जाएगा वहीं पर इस मिट्टी को भी पाया जाएगा। तो माउंटेन कहाँ पर पाया जाता है? भारत के उत्तरी भाग में यानी कि हिमालयन क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है ये माउंटेन पाए जाते हैं और ये पूरी जो श्रृंखला है हिमालयन रेंज है। तो इस क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाएगी वो हिमालयन या फॉरेस्ट माउंटेन की टाइप मिट्टी पाई जाएगी। तो ये सिक्किम के कुछ क्षेत्र में और ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र में भी ये मिट्टी पाई जाएगी। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने पढ़ा मृदा यानी कि सॉइल क्या है, तो और सॉइल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो सॉइल शब्द को हमने देखा लैटिन भाषा के सोलम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और सोलम शब्द का होता है फर्श। फिर उसके बाद हमने देखा इसकी परिभाषा ये थी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जो पौधों की वृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोत के रूप में पोषक तत्व जल एवं अन्य खनिज लवण उपलब्ध कराती है, उसे मृदा कहते हैं। फिर हमने देखा पेडोलॉजी यानी कि मृदा विज्ञान यानी कि जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है उसे मृदा विज्ञान कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें हमने देखा पैतृक शैल, जलवायु, वनस्पति, भूमिगत जल और सूक्ष्म जीव, इन सबको भी डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया मृदा के तत्वों के बारे में डिस्कस किया कि मृदा 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनती है, खनिज पदार्थ, ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु, सूक्ष्म जीव में कवक और जीवाणु, इन सब से मिलकर मृदा बनती है। फिर उसके बाद हमने देखा मृदा परिच्छेदिका क्या है। तो मृदा परिच्छेदिका कुछ नहीं है, सिंपल सा उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि मृदा परिच्छेदिका मिट्टी की परतों का समूह है जो 4 स्तरों में बटी हुई है। पहला संस्तर, दूसरा संस्तर और तीसरा चौथा। पहले संस्तर जो होता है उसमें पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व, जैव पदार्थ और ह्यूमरस पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ हम बताना भूल गए थे कि जो आज संस्तर है इसी में जैव पदार्थ, पौधों की वृद्धि के लिए जैव पदार्थ जो होते हैं वो इसी में पाए जाते हैं और ह्यूमस जो होता है वो भी इसी में उपस्थित होता है। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि ह्यूमस और जैव पदार्थ किस संस्तर में पाए जाते हैं, तो वो पहले संस्तर में पाए जाते हैं और पोषक तत्व भी इसी में रहते हैं। और फिर उसके बाद जो बीज संस्तर था, बीज संस्तर में सी और ए दोनों के गुण मिलेंगे। और फिर उसके बाद सी संस्तर जो था वो आंशिक रूप से अवक्रमित चट्टानें होती हैं, यानी कि चट्टानों से मृदा के रूप में परिवर्तन का जो एक रूप होता है उसे
संस्तर में देख सकते हैं। फिर उसके बाद डी संस्तर था, जो मूल रूप से जो मूल चट्टानें थीं उसे ही हम डी संस्तर के रूप में जानते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा ह्यूमस क्या है। तो ह्यूमस मृदा में वनस्पतियों और जीवों के सड़े गले अवशेषों को या जैविक पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है, और ह्यूमस के निर्माण में कवक और जीवाणु मुख्य भूमिका निभाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्राचीन समय में मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया था, उर्वरा और गैर उर्वरा, यानी कि एक उपजाऊ मिट्टी और एक अनुपजाऊ मिट्टी। जो उपजाऊ मिट्टी होती थी उसे उर्वरा मिट्टी के नाम से भी जानते थे, और जो अनुपजाऊ थी उसे ऊसर के नाम से जानते थे। परंतु वर्तमान समय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा है, और ये जो 8 वर्गों में बांटा है, इनमें इनको बांटने का जो आधार लिया है वो इनका रंग और क्या, उत्पत्ति, रंग, उत्पत्ति, संयोजन और अवस्थिति, इनके आधार पर इनको 8 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय, लवणीय और पीट या जैविक मिट्टी, इनको हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने देखा जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 43% भाग पर पाई जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा यह मिट्टी उत्तर का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान और नदी घाटियों के डेल्टाई भाग में पाई जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा इस मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर। खादर बांगर उसे कहते हैं जहाँ पर नदियों का पानी पहुँचता है, उसे खादर कहते हैं, इसी वजह से इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और ये अधिक उपजाऊ होती है। बांगर मिट्टी वह मिट्टी होती है जो पहले नदियों के द्वारा बहाए कर लाई गई है, परंतु अब उस मिट्टी पर नदियों का जल नहीं पहुँचता है, वो बांगर मिट्टी कहलाती है। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, और चूना और पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा काली कपास मिट्टी यानी काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, इसे कपासी मिट्टी यानी काली कपासी मिट्टी के नाम से या रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका क्षेत्र जो था महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के तथा तमिलनाडु और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। इन सबके कुछ आंशिक रूप से कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। अब फिर उसके बाद हमने देखा इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एवं चूने की अधिकता होती है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है। और इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है और ये उपजाऊ होती है। फिर इसके बाद हमने लाल मिट्टी को पढ़ा। लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है वो ग्रेनाइट यानी आग्नेय चट्टानों से हुआ है, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के विखंडन से हुआ है, और यह एक क्षेत्रीय मिट्टी है। इसमें लोहे के ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसी वजह से इसका रंग लाल भी होता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल मिट्टी का लाल होने का कारण क्या है, तो इसमें उपस्थित ऑक्साइड की मात्रा के कारण इसका रंग लाल होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी होती है। फिर उसके बाद हमने देखा इस मिट्टी में मुख्यतः जो फसलें हैं इस मिट्टी की वो मोटे अनाज, दलहन और तिलहन की खेती होती है। इसका क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की अधिकतर भूमि पर ये पाई जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा लैटेराइट मिट्टी, और इससे हमने देखा कि यह मिट्टी अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अधिक वर्षा पश्चिमी तट पर होती है, और मेघालय के मासिनराम और चेरापूंजी में अधिक होती है, और कुछ अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर इसकी वर्षा होती है, हमने मैप के माध्यम से भी देखा। और इसी के बाद हमने इस मिट्टी में देखा कि चूना और नाइट्रोजन, पोटास एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। किसकी कमी? चूना, नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी पाई जाती है, और चूने की कमी के कारण यह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। अम्लीय के कारण यह कम उपजाऊ हो जाती है और इसमें चाय की खेती की जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा पर्वतीय या वनीय मिट्टी, जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाएगी, और यह इसकी परत जो होगी वो पतली होगी। इस मिट्टी में कमी किस चीज़ की होगी? तो इस मिट्टी में फास्फोरस, पोटास एवं चूने की कमी होती है, और इसकी उर्वरता भी कम होती है। उर्वरा मतलब दोस्तों इसकी उपजाऊ, ये कम उपजाऊ भूमि होती है। फिर उसके बाद हमने देखा मरुस्थलीय मिट्टी में फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इस प्रकार से हमने सारी मिट्टियों को एक एक करके देखा। फिर उसके माध्यम से भी देखा एलुवियल सॉइल का जो था वो येलो कलर से दर्शाया गया है। इन क्षेत्रों में एलुवियल सॉइल पाई जाती है, और ब्लैक सॉइल ये मध्य भारत में पाई जाती है। और उसके बाद हमने रेड
या येलो सॉइल को देखा जो कि इन क्षेत्रों में पाई जाती है, मैप के माध्यम से दर्शाया गया है। फिर लैटराइट सॉइल को देखा, ये क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस प्रकार से हमने सारी मिट्टियों को देखा। आप खुद इसे देख सकते हैं, हर कलर के माध्यम से अलग अलग मिट्टी को दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम इसी प्रकार की और वीडियोस ला सकें और हमें मोटिवेशन मिल सके। तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।